Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के जिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाते हैं और उस करंट अफेयर्स क्विज में जो हम आपके लिए टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स क्विज है उसका जो विषय है वह है श्रमिक आबादी के आजीविका तथा कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। इस विषय से संबंधित आपको महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न बताएंगे। तो चलिए टॉप 10 से प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए नेपाल, बी है चीन, सी है पाकिस्तान, डी है भारत। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी है भारत। जी हाँ, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले भी अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। तो चलिए नेक्स्ट यानी प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? हमारा ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है रूस, सी है जापान, डी है चीन। जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यानी प्रश्न संख्या 3। किस राज्य सरकार ने कार और जीपों जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? साल भर के लिए बैन लगा दिया है कार और जीप की खरीद पर। तो हमारा ऑप्शन है इसका ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है केरल। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की संख्या सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न यानी 4 देखते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? इसका हमारा ऑप्शन ए है मेकांग नदी, बी है अमोर नदी, सी है लियाओ नदी, डी है सियांग नदी। हमारा ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए मेकांग नदी। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए कंपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है?
जिसका हमारा ऑप्शन ए है ILO, बी है WTO, सी है WHO और डी है हमारा EPFO, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन है। इनमें से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में श्रमिक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम यानी ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 6। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? हमारा ऑप्शन ए है 25, बी है 50, सी है 43 और डी है 53। हमारा सही उत्तर जो है इसका सही उत्तर हमारा है 53, ऑप्शन डी है हमारा 53। आपको बता दें कि यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप यानी IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53 यानी 53वें और 53वें स्थान पर रखा गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डीजल पेट्रोल के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? हमारा ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है मणिपुर, सी है केरल, डी है त्रिपुरा, जिसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है नागालैंड। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 8। एशियाई खेल 1962 यानी 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है नरेंद्र गहलोत, बी है चुन्नी गोस्वामी, सी है अनिरुद्ध थापा, डी है पीटर थंगराज, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी है चुन्नी गोस्वामी। आपको बता दें कि क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया है। वह 82 यानी 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल व क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी और अपना प्रदर्शन दिखाया था और एक कामयाबी पाई थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे उन्होंने। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 9। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, बी है दीपक मित्तल, सी है TH त्रिमूर्ति, डी है पीयूष श्रीवास्तव। सही उत्तर ऑप्शन सी है TH त्रिमूर्ति। विदेश मंत्रालय में सचिव TH त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के अस्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो चलिए हमारा टॉप 10 का प्रश्न संख्या अंतिम यानी 10 देखते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA को जब अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? प्रश्न दोहरा देते हैं कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? हमारा ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय, बी है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, सी है जहाजरानी मंत्रालय, डी है भू विज्ञान मंत्रालय। जिसका हमारा सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय। आपको बता दें कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह करंट अफेयर क्विज का महत्वपूर्ण टॉप 10 और यह विषय पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। नमस्कार।